हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज डेली न्यूज एनालिसिस। सो आज 12th ऑफ जनवरी एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, तो हम दोनों न्यूज़पेपर की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को गो थ्रू कर लेते हैं। एंड मैंने एक यहाँ पे इसी के अंदर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज करा है, जो है आपका जो अभी ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है। सो आई थॉट कि क्यों ना इस ईरान प्रोटेस्ट को भी हम डिटेल में डिस्कस करें। ओके इसके अलावा आई मेक श्योर कि सिर्फ हम एक न्यूज़ पे फोकस ना करें, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई सिर्फ एक टॉपिक नहीं आने वाला है, एटलीस्ट 5-6 जीके के टॉपिक आएंगे। एंड जैसे कि अभी रिसेंट पेपर्स में देखा जा रहा है कि आपके क्लैट में, एलेट में करंट अफेयर्स के टॉपिक्स इंग्लिश के सब्जेक्ट मैटर और रीजनिंग के सब्जेक्ट मैटर की तरह भी यूज किए जा रहे हैं, तो हम उनको भी गो थ्रू करेंगे। ठीक है, बट सबसे पहले आज का डे जो है वो इंडियन हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आज का जो दिन है 12th ऑफ जनवरी, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, कॉमेमोरेट करते हैं एज आर नेशनल यूथ डे। ठीक है, तो नेशनल यूथ डे कब होता है? नेशनल यूथ डे इंडिया का होता है ऑन 12th ऑफ जनवरी। 12th of January is celebrated or commemorated as what? As your National Youth Day. And why on National Youth Day? So I know I don't have to explain much about this day, because I am sure all of you are youth and you must be celebrating it in your schools also. ओके तो 12th ऑफ जनवरी को आप नेशनल यूथ डे से सेलिब्रेट करते हो, क्योंकि एक हमारे हिस्टोरिकल फिगर रहे स्वामी विवेकानंद। आई थिंक यू कैन रिकॉग्नाइज हिम विद दिस पिक्चर ऑल्सो, कि जो फोकस करते थे यूथ के ऊपर पे, यूथ की वाइब्रेंसी के ऊपर पे, कि यूथ जो है यही एक कंट्री को आगे लेके जाता है। एंड इनका एक बहुत फेमस कोट है जो हर जगह यूज किया जाता है, और यही नेशनल यूथ डे का स्लोगन बन चुका है, विच इज अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो आपके लिए भी ये हो सकता है, अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल यू रीच योर फेवरेट कॉलेज और योर ड्रीम कॉलेज। तो उसी ऑब्जेक्टिव के साथ, उसी इंथुजियाज्म के साथ में हम नेशनल यूथ डे भी सेलिब्रेट करेंगे, और इसके अलावा आज का न्यूज एनालिसिस भी हम उसी तरीके से करेंगे। ओके, तो अब नेशनल यूथ डे अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम में आता है, तो क्या क्या वो सवाल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उन्हीं पे हम फोकस करेंगे। जैसे कि बहुत बार स्टूडेंट्स एक गलती ये करते हैं कि जब कोई भी डे होता है तो दे फील लाइक कि डे है, उसका जो पर्सन है उसके बारे में पता कर लिया और डेट क्या है वो पता कर लिया, दैट्स मोर देन इनफ। बट इसके अलावा भी एग्जामिनर एक स्टेप आगे जाके आपसे बहुत इंपॉर्टेंटली उस साल की थीम पूछ सकता है। तो थीम एक ऐसी चीज है जो कोई भी नेशनल डे होता है, स्पेसिफिकली नेशनल डे होता है एंड इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे होते हैं, उन सबके थीम को भी आपको याद करना पड़ता है, पता करना पड़ता है। अब ये जो थीम है, आज जो न्यूज़पेपर में आपके जितने भी एडवर्टीजमेंट्स आए हैं, जहां पर भी नेशनल यूथ डे का मेंशन है, वहां पे ये थीम नहीं लिखी हुई है, तो थोड़ा सा सर्च करके ही आपको ये थीम मिलेगी। तो अब आप इसको इजीली कहीं पे लिख सकते हैं, इग्नाइट द सेल्फ, इंपैक्ट द वर्ल्ड। सो दैट इज द थीम, इग्नाइट द सेल्फ, impact the world is the theme of this today's or this year's national youth day. ओके, आई already told you स्वामी विवेकानंद की ये बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो कमेंट बॉक्स में इफ पॉसिबल कैन समवन टेल मी कि जो आपके जो स्वामी विवेकानंद है, इनका ये ओरिजिनल नेम नहीं था, तो इनका ओरिजिनल नेम क्या था? व्हाट इज द ओरिजिनल नेम? व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नेम क्या था। ठीक है, इसके अलावा पहला जो आपका ये अनाउंसमेंट जो है, ऐसा नहीं है कि हम कोई ये पिछले 100 साल से 50 साल से मना रहे हैं। इट वाज द ईयर 1984 जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम 12th ऑफ जनवरी को नेशनल यूथ डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे, और पहला नेशनल यूथ डे हमने 12th जनवरी 1985 को ऑब्जर्व किया था। ओके, 84 में डिक्लेरेशन हुआ था और 85 वाज द ईयर जब पहली बार हमने नेशनल यूथ डे को यहां पे सेलिब्रेट या कमेमोरेट करा था। अगेन ये 4-5 इंफॉर्मेशन इनको आप कहीं लिख सकते हो, तो आपका ये पूरा टॉपिक जो है ये कवर हो चुका है। ओके, इसके अलावा एक और चीज मैं आपको ऐड करता हूं कि एक बहुत ही फेमस विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, एक बहुत ही फेमस विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। इन केस अगर आप कभी तमिलनाडु जाओ तो वहां पे कन्याकुमारी के पास में ये विवेकानंद का रॉक मेमोरियल भी सिचुएटेड है, तो आप इसको विजिट कर सकते हो। तो ये भी एक क्या है, डायरेक्टली आपका एलेट का या स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन जाता है। किसी भी एग्जाम में, स्लैट में, एमएससीटी के अंदर में, हर जगह आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो कहां पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है। तो इट इज फाउंड इन कन्याकुमारी। ओके, तो ये पॉइंट भी आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हो।
ओके, लाइक आई सेड, मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि आज के न्यूज़पेपर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, बट एक टॉपिक जिसे हमें आई बिलीव डिटेल में डिस्कस करना चाहिए वो करंटली ईरान के अंदर में चल रहे प्रोटेस्ट हैं। तो देखिए, फॉर समवन हु हैज बीन रीडिंग द न्यूज एंड दे आर थिंकिंग कि क्या इस ईरान प्रोटेस्ट के बाद में वहां पे तख्ता पलट या रजीम चेंज हो जाएगा, सो मैं आपको अभी ये चीज क्लियर कर देता हूं कि करंटली तख्ता पलट होना या वहां पे रजीम चेंज होना बहुत मुश्किल है, अनलेस उसके अंदर में जो यूएस है या इजराइल है वो मिलिट्रीली इन्वॉल्व नहीं होते। ओके, तो यूएस मिलिट्री अगर इन्वॉल्व होती है, इजराइल मिलिट्री इन्वॉल्व होती है, तो चांसेस है कि वहां पे कोई रेवोल्यूशनरी चेंज आ जाए, बट अदरवाइज वो बहुत डिफिकल्ट है। और मैं जो ये आपको कंक्लूजन दे रहा हूं उसको मैं अभी आपको पूरा शुरू से लेकर एंड तक पूरा प्रोटेस्ट पूरा का पूरा ईरान का हिस्ट्री समझाऊंगा, और उसके बाद में जो करंट प्रोटेस्ट है उसके रीजंस क्या हैं और क्यों ये प्रोटेस्ट वुड इट इज वेरी डिफिकल्ट कि ये रजीम चेंज कर पाएंगे, ये कंक्लूजन हमारे पास कैसे आ रहा है। ओके, तो पहले हम यहां पे ईरान में जो चल रहा है उसको समझते हैं। तो देखिए, ईरान की हिस्ट्री को अगर समझना है तो उसमें सिर्फ एक साल है जो सबसे बड़ा उसका टर्निंग पॉइंट रहा है, जहां से जो पेज टर्न होता है वो था ईयर ऑफ 1979। ओके, 1979 वॉज द ईयर जब वहां पे मोनार्की थी और मोनार्की को रिप्लेस करके एक इस्लामिस्ट रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट वहां पे क्रिएट हुई थी। ओके, तो 1979 से पहले क्या था, तो 1979 से पहले वहां पे शाह रूल था, शाह का, तो शाह डायनेस्टी थी उसका रूल था, और 1979 के वहां पे क्या क्रिएट हो गई, उसके बाद में हो गई आपकी क्रिएट एक इस्लामिक रिपब्लिक क्लियर। ओके, अब जस्ट नोइंग कि भाई पहले कौन था बाद में कौन था, दैट इज नॉट इनफ फॉर अस, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो इसके डिटेल्स में भी जाता है। तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जो शाह रूल था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे और जो इस्लामिक रिपब्लिक क्रिएट हुई उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि जिस वजह से आपका जो यूएस है, वेस्टर्न पावर्स हैं, इजराइल्स हैं, अब ये टोटली अपोज हो चुके हैं इस्लामिक रिपब्लिक के। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि ये 1979 में इस्लामिक रूल आया ही क्यों, शाह रूल के अंदर में कौन कौन सी ऐसी कमियां थी जिस वजह से वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, रेवोल्यूशन कंडक्ट हुआ, और उसके बाद में वहां पे जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो ही चेंज हो गया। ओके, तो सबसे पहले 1979 से पहले वहां पे शाह गवर्नमेंट, शाह का रूल था, और कौन सा रूलर था, रूलर का नाम था मोहम्मद रजा शाह पहलवी। मोहम्मद रजा शाह पहलवी, सो ही वाज द मोनार्क ऑफ ईरान बिफोर दिस इस्लामिक रेवोल्यूशन टुक प्लेस। तो इस्लामिक रेवोल्यूशन के टाइम तक ही वाज द रूलर ऑफ ईरान, यानी ईरान एक मोनार्की थी, वहां पे डिक्टेटरशिप थी या मोनार्की थी। करंटली अगर आपको यहां पे ये एक फोटोग्राफ दिख रही है, सो जो ये आपके मोहम्मद रजा शाह पहलवी, इनके बेटे का नाम भी रजा पहलवी रखा गया है। तो करंटली ही इज द वन जो यहां पे उस मोनार्की का फेस बन रहे हैं, एंड यहां पे प्रोटेस्टर्स, सम ऑफ देम आर डिमांडिंग कि वापस से मोनार्की को ही ला दिया जाए, सो दैट कि अभी जो रिप्रेसिव गवर्नमेंट है उसको रिमूव करा जा सके। लेकिन 1979 के अंदर में भी मोहम्मद रजा शाह पहलवी जो एक प्रो वेस्टर्न मोनार्क थे, उनको इसीलिए ही डिपोज करा गया बिकॉज उनकी जो रजीम थी उसके अंदर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो वहां पे जो प्रॉब्लम्स थी वो सिर्फ इकोनॉमिक इन नेचर नहीं थी, तो यस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वर अ बिग कॉज ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन, बट उसके अलावा देयर वाज पॉलिटिकल रिप्रेशन ऑल्सो, देयर वाज अथॉरिटेरियन रूल ऑल्सो, एंड एज वेल एज देयर वाज रिलीजियस नॉन फ्रीडम ऑल्सो। ओके, तो रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस भी थी वहां पे, तो रिलीजियस इश्यूज भी थे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी, तो वहां पे क्या था, इकोनॉमिक इश्यू भी था, वहां पे पॉलिटिकल रिप्रेशन था, यानी कोई भी फ्रीडम्स नहीं थे आपके पास में, आप चाहकर भी अगर मोनार्की कुछ गलत भी कर रही है तो आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, आप उनके अगेंस्ट में आवाज नहीं उठा सकते थे, तो पॉलिटिकल वहां पे रिप्रेशन भी था। एंड फाइनली ऑथोरिटेरियन रूल था, तो वहां पे सोसाइटी के अंदर में भी ओपननेस नहीं थी। Although there were some good parts of that regime or monarchy, one of the major highlight or characteristic of the monarchy rule was कि उस टाइम में जो women थी उनको complete freedom थी। ओके, तो जैसे कि एक वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर में, और आई शुड नॉट बी यूजिंग वेस्टर्न सोसाइटी, आई शुड बी यूजिंग लिबरल सोसाइटी। तो लिबरल सोसाइटी चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे इंडियन हो, इंडिया भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया में भी अब हम विमेन फ्रीडम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो विमेन को पूरे एजुकेशन राइट्स थे। ओके, वहां पे विमेन को एजुकेशन राइट्स थे, राइट टू चूज था। ओके, दे हैड फ्रीडम टू मूव हियर एंड देयर, फ्रीडम टू मूव था।
अब देखिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपको यहां पे लग रहा है इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अगर अभी आप ईरान में देखोगे तो वहां पे क्योंकि इस्लामिक शरीयत लॉ को फॉलो किया जाता है, उससे डिराइव्ड लॉ है, तो वहां पर भी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, विदाउट हिजाब मूव करना पब्लिक प्लेस में, ऑल ऑफ दीज आर रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज। तो ये सारे के सारे जो वुमेन फ्रीडम थे ये तो उस टाइम में एग्जिस्ट करते थे, बट अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखते हो तो वहां पे इट वाज अ ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, इट वाज अ डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट, और वहां पे लोग इस तरह के रिप्रेशन फेस करते थे। एंड ये जो मोहम्मद रजा पहलवी हैं, ही वॉज एबल टू सस्टेन इन पावर, इतने साल तक वो इसलिए कंटिन्यू कर पा रहे थे बिकॉज ही हैड सपोर्ट ऑफ द यूएस, तो ही वॉज इन क्लोज अलायंस विद द यूएस, तो इस वजह से ही वॉज एबल टू कंटिन्यू। एट द सेम टाइम बिकॉज जो मोहम्मद रजा पहलवी थे, ही बिलीव्ड इन अ सेक्युलर गवर्नमेंट, तो उस टाइम के जो कंजर्वेटिव सेक्शन थे सोसाइटी के, ओके, ऑर्थोडॉक्स सेक्शन, जो रिलीजियस सेक्शन थे, दे वर ऑल्सो एंग्री विथ द करंट मोनार्की। तो यहां पे ये सारा जो था ये सब जब एक साथ में आया तो फिर लोगों के बीच में गुस्सा स्टार्ट हो गया, और फिर धीरे धीरे प्रोटेस्ट जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। सो मच सो कि फाइनली जो मोहम्मद रजा पहलवी हैं, इनको ईरान को छोड़ के जाना पड़ा। एंड उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में एक नई गवर्नमेंट क्रिएट होती है, विच इज योर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ओके, तो 1979 में आपका ईरान में प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, और ये जो प्रोटेस्ट है मास लेवल पे होता है, विच वाज लेड बाय बेसिकली स्टूडेंट्स, वर्कर्स, क्लेरिक्स एंड बाजारीज। अब यहां पे बाजारी टर्म इसलिए यूज करा गया है क्योंकि करंटली जो प्रोटेस्ट हैं दोज आर ऑल्सो लेड बाय बाजारीज, और 1979 का जो इस्लामिक रेवोल्यूशन था दैट वाज ऑल्सो लेड बाय बाजारीज। ओके, बाजारीज, तो आप सोचोगे सर ये बाजार तो ये तो हिंदी का टर्म लग रहा है, यहां का लग रहा है, तो बाजार जो शब्द है ये ईरान से ही इंपोर्टेड वर्ड है इंडिया के अंदर में, तो इट्स अ पर्शियन टर्म जो बेसिकली मार्केट को डिनोट करता है। तो मार्केट में काम करने वाले लोग बाजारी हो गए, तो ये वही टर्म है जो आप सोच रहे हो कि मार्केट प्लेस के जो लोग हैं वो सब बाजारीज की डेफिनेशन में आते हैं। तो 1979 में वन ऑफ द फोर्स विच वॉज बिहाइंड दिस इस्लामिक रेवोल्यूशन वॉज बाजारीज, और अभी करंटली भी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें भी बाजारीज आर ऑल्सो स्टैंडिंग विद द प्रोटेस्टर्स। और ये एक बड़ा सेक्शन है जो इस्लामिक रेवोल्यूशन से लेके अभी तक ऑलवेज रजीम के साथ में खड़ा रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि दे आर वन, दो अपोज कर रहे हैं यहां पे। ओके, उसका भी रीजन हम पढ़ेंगे कि बाजारीज क्यों इनके अगेंस्ट में आ गए। बट 79 के अंदर में भी जो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक क्लास है, स्टूडेंट क्लास है, आपकी रिलीजियस क्लास है, एवरीवन केम ऑन द स्ट्रीट एंड वांटेड टू ओवरथ्रो द मोनार्की एट दैट टाइम। ओके, एंड उसके बाद में जो मेन लीडर थे, मेन रिलीजियस लीडर थे, क्लरिक थे, जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, हिज नेम वाज अयतुल्ला रूहोल्लाह खोमेनी। तो अयतुल्ला तो देखिए होता है मतलब सुप्रीम लीडर। ओके, अयतुल्ला का मतलब तो होता है सुप्रीम लीडर, और रूहोल्लाह खोमेनी उनका नाम था। तो अयतुल्ला रूहोल्लाह खोमेनी जो थे, ही इमर्ज एज द लीडर ऑफ दिस प्रोटेस्ट। ओके, तो इस्लामिक रेवोल्यूशन को इन्होंने लीड करा, एंड इसके बाद में जो इस्लामिक रिपब्लिक क्रिएट करी गई उसमें जो हाईएस्ट पोजीशन दी गई, जैसे इंडिया के अंदर में वी नो कि सारी पावर पीएम के पास में होती है, लेकिन हमारे इंडिया स्टेट ऑफ इंडिया का लीडर कौन होता है, हेड कौन होता है, इट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सिमिलरली वहां पर भी आपकी रिपब्लिकन गवर्नमेंट है, वहां पर भी प्रेसिडेंट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर भी एक और ऑफिसर होता है जो होता है अयतुल्ला या सुप्रीम लीडर। ओके, एंड दिस अयतुल्ला इज सो पावरफुल कि ये जो आपकी लेजिस्लेचर है जो ये लेजिस्लेचर है ईरान की, जो वहां की एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है, उनको ओवरराइड कर सकता है, उनके डिसीजन को यहां पे कैंसिल कर सकता है, वीटो कर सकता है। यू कैन सी हियर कि कितने ज्यादा पावरफुल थे। तो उस टाइम में रूहोल्लाह खोमेनी, ये नाम ध्यान से पढ़ना, खोमेनी है, क्योंकि अभी भी जो पर्सन है सुप्रीम लीडर है वो भी खमेनी है। ओके, तो ये KHO का ही डिफरेंस है, वहां ए आ जाएगा, यहां ओ जाएगा। ओके, रूहोल्लाह खोमेनी बिकेम द लीडर ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन, एंड इट वाज डिक्लेयर्ड कि इट इज एन इस्लामिक रिपब्लिक थ्रू अ रेफरेंडम। ओके, तो एक इस्लामिक रिपब्लिक क्रिएट करी गई। अब वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो नया सिस्टम क्रिएट करा गया था, हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द मोनार्की बिफोर 1979। तो जो बाद में नया सिस्टम क्रिएट करा गया, इट वाज अ थियोक्रेसी विद क्लैरिकल डोमिनेंस। थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है? थियोक्रेसी का मतलब होता है जैसे डेमोक्रेसी है जिसके अंदर में रूल ऑफ द पीपल होता है, थियोक्रेसी मतलब रूल ऑफ द गॉड और रूल ऑफ द रिलीजन। तो यहां पे रिलीजन बेस्ड गवर्नमेंट होगी, विच मींस रिलीजन जो है उसको सबसे ज्यादा
ऊपर रखा जाएगा। ओके, एंड यस ऑब्वियसली रिलीजन को इंटरप्रेट कौन करेगा, क्लर्क्स करेंगे, तो क्लरिकल डोमिनेंस यहां पे आप शोकेस कर सकते हो। सुप्रीम लीडर एज द अल्टीमेट अथॉरिटी, तो फाइनली रूहोला खोमेनी जो है, ही इज गोइंग टू बी द सुप्रीम लीडर, और ये अल्टीमेट अथॉरिटी होंगे। इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस वुड बी क्रिएटेड, जैसे मैंने आपको बताया, वहां पे प्रेसिडेंट और बाकी सारे आपके जो ऑफिशियल्स होते हैं इलेक्ट करे जाएंगे, पब्लिक भी उसमें इन्वॉल्व होगी, लेकिन दे वुड बी सब्सर्विएंट टू सुप्रीम लीडर, सबसे ऊपर सुप्रीम लीडर, उसके नीचे इलेक्टेड गवर्नमेंट हो जाएगी। ओके, अब यहां पे आपको समझना यह है कि लेट से अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो एक सुप्रीम लीडर है या एक क्लरिकल मैंने एक काउंसिल बना दी, तो हाउ कैन इन सच अ लार्ज कंट्री लाइक ईरान, जो इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी एजुकेटेड लोगों की कंट्री है, उसके अंदर में कैसे एक सुप्रीम लीडर या एक लेट से ग्रुप ऑफ लीडर्स ऐसी गवर्नमेंट को रन कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, दो चीजें इंपॉर्टेंट करी। पहली चीज तो ये करी कि वहां पे सुप्रीम लीडर का एक सुप्रीम लीडर काउंसिल क्रिएट करा, सुप्रीम लीडर का काउंसिल क्रिएट करा, जिसके अंदर में सारे क्लरिक्स जो हैं आपके मेन हेड हैं वो सब होंगे, एंड प्लस उसके अंदर में जो ये पॉलिटिकल अथॉरिटीज हैं, इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी इसके अंदर में होंगे, और जो ये सुप्रीम लीडर होगा ये उसके ऊपर पे पूरा गवर्न करेगा, काउंसिल को गवर्न करेगा। मिलिट्री, जुडिशरी, मीडिया, की फॉरेन पॉलिसी डिसीजन सब सुप्रीम लीडर कंट्रोल करेगा, यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी इनको वीटो पावर दी गई है। अब आप यहां पे ये देखिए, चाहे डिक्टेटरशिप हो, चाहे कहीं पर भी ऐसा कोई अनइलेक्टेड ऑफिशियल है, क्योंकि आप यहां भी देखिए सुप्रीम लीडर को यहां पे पब्लिक इलेक्ट नहीं कर रही है, तो उस केस के अंदर में एक आपकी डिक्टेटरशिप हो, ऑथोरिटेरियन रूल हो, चाहे वो रिलीजन बेस्ड हो या नॉन रिलीजियस बेस्ड डिक्टेटर हो, वो तभी पॉसिबल है जब वहां पे मिलिट्री का उसका सपोर्ट हो। तो यहां पे जो ईरान है, जब आपका इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ तो उन्होंने एक मिलिट्री फोर्स क्रिएट करी। ओके, एक यहां पे स्पेशल मिलिट्री फोर्स क्रिएट करी गई, जो सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री फोर्स है, जिसका नाम है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। अब देखिए यहां पे इसका नाम क्या है, इस्लामिक रेवोल्यूशन को गार्ड करने वाली कॉर्प्स। ओके, यानी कि मिलिट्री। अब यहां पे एक चीज आप समझिए कि ईरान के अंदर में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, एग्जिस्ट करते हैं, और इन सबके अलावा IRGC भी एग्जिस्ट करती है। ओके, यहां पे ईरान की एक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी है, और ईरान की एक और फोर्स है जिसका नाम है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। और ये IRGC को ऐसा नहीं है कि अलग से कोई क्रिएट करा गया है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ही कुछ ऑफिसर्स को IRGC के अंदर में इंटीग्रेट करा जाता है। ओके, अब यहां पे मैं इनको डिफरेंशिएट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि IRGC का रोल क्या है, क्योंकि IRGC का रोल है, उसी वजह से सुप्रीम लीडर जो है वो उनको डिपोज करना मुश्किल हो रहा है। तो IRGC जो है ये एक पैरेलल मिलिट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल पावर है। ओके, तो सिर्फ ये मिलिट्री ही नहीं कंट्रोल कर रही है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर भी इसके पास में रहती है, और इसका सोल पर्पस है जो इस्लामिक रेवोल्यूशन से क्रिएटेड जो गवर्नमेंट है, इस्लामिक रेवोल्यूशन से जो क्रिएटेड गवर्नमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना। तो यहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है जो यहां पे बॉर्डर को डिफेंड करती है, और एक IRGC है जिसका डिफेंड क्या है, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद में जो रजीम आई है उस रजीम को प्रोटेक्ट करना है। यानी कि इसका काम ईरान को प्रोटेक्ट करने का नहीं है, इनडायरेक्टली वो भी है, बट प्राइमरली इसको प्रोटेक्ट किसको करना है, रजीम को करना है। तो जब मैं कह रहा हूं कि ये ईरान के प्रोटेस्ट से रजीम चेंज होना मुश्किल क्यों है, कि जब तक ये IRGC आपके जो करंट रजीम है उसके साथ फेथफुल रहेगी, उसको सपोर्ट करेगी, सो टिल देन जब तक कोई बाहर से मिलिट्री सपोर्ट नहीं आता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप यहां पे इस रजीम को चेंज कर पाओ। एंड करंटली जो शोकेस हो रहा है उससे यही लग रहा है कि जो IRGC है कंप्लीटली यहां पे जो करंट रजीम है उसको सपोर्ट कर रही है। तो इसलिए आई एम सेइंग कि इट इज डिफिकल्ट टू से कि अभी करंटली रजीम चेंज इससे हो सकता है। ओके, तो यस, प्रेसिडेंट्स आर आल्सो देयर बट दे हैव लिमिटेड अथॉरिटी। बहुत बार ये होता है कि अगर सुप्रीम लीडर को डिसीजन पसंद नहीं आया तो यहां पे प्रेसिडेंट के डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। ओके, और इसी के साथ में आपको यूएस ईरान का रिलेशन भी समझना है कि व्हाई इज यूएस सो इंटरेस्टेड इन ईरान।
ईरान के साथ में उसका पुराना क्या नाता रहा है, उसके पुराने क्या ऐसे गिले शिकवे रहे जिस वजह से यूएस जो है वो ईरान में जब प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें इंटरेस्टेड है। तो इसका सारा का सारा जो बैकग्राउंड है ये अगेन 1979 का जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है उससे होता है। तो जब 1979 के अंदर में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था तो जो उस टाइम के लीडर थे रूहुल्लाह खोमेनी, ही सेड कि यहां पे जो ये अनहोली रूल था मोहम्मद रजा पहलवी का, जो यहां पे अन इस्लामिक रूल था रेजा पहलवी का, दैट वाज बिकॉज उसको यूएस जो कौन है वो और कुछ नहीं, वो सेटन का ही रूप है। ओके तो यहां पे उन्होंने इस्लामिक एनालॉजी ड्रॉ करी एंड ही सेड कि यूएस जो है वो सेटन है और इजराइल जो है वो लिटिल सेटन है। तो किस कंट्री को उन्होंने सेटन डिक्लेयर कर दिया? यूएस को, और इजराइल को क्या बोला? लिटिल सेटन, शैतान है वो। ओके एंड दे आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट प्रॉब्लम्स ऑफ ईरान। और इस वजह से 1979 में एक इंसिडेंट होता है बहुत फेमस, विच इज उनकी जो यूएस की एम्बेसी है उसके अंदर में जो लोग होते हैं उसको, उस पूरे एम्बेसी को जो ईरानियन लोग हैं वो चारों तरफ से घेर लेते हैं एंड दे डू नॉट अलाउ द एम्बेसी पीपल टू मूव आउट। और इस वजह से वहां पे जितने भी एम्बेसी के लोग हैं वो सब एक हॉस्टेज सिचुएशन में फंस जाते हैं और उससे एक हॉस्टेज क्राइसिस होता है। फाइनली यूएस को अपने हेलीकॉप्टर्स को सेंड करके, अपने स्पेशल फोर्सेस को सेंड करके सारे के सारे लोगों को एम्बेसी में से एयरलिफ्ट करना पड़ता है और उस वजह से सबकी जान बच पाती है। तो ये जो इंसिडेंट होता है दिस बिकम्स अ मेजर फ्लैश पॉइंट बिटवीन यूएस एंड ईरान। एंड यहां से यूएस जो है ये डिसाइड कर लेता है कि जो करंट इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है इसके साथ में वो कभी भी हैंडशेक नहीं करेगा, कभी भी अच्छे रिलेशन नहीं क्रिएट करेगा। एंड इट वुड हैव वन ऑब्जेक्टिव इन ईरान विच इज टू, एज एंड व्हेन द टाइम अलाउज इट, इट इज गोइंग टू डू रेजिम चेंज। तो जब भी वहां पे ईरान में ऐसा कोई इश्यू होता है जहां पे कोई पब्लिक ही, चाहे ईरान की पब्लिक ही वहां पे उस गवर्नमेंट को चेंज करने की बात करती है, तो उस केस के अंदर में जो दो कंट्री सबसे आगे आते हैं वो एक तो यूएस है और दूसरा है इजराइल। इजराइल का एक और रीजन है कि व्हाई इजराइल इज सो मच इंटरेस्टेड इन ईरान, बिकॉज रूहुल्लाह खोमेनी ने इजराइल को लिटिल सेटन कहा था एंड ही सेज कि इजराइल जो है वो एक इलेजिटिमेट स्टेट है, इसका अरब वर्ल्ड में एग्जिस्ट होने का, एक जूइश लैंड का होने का कोई पर्पस नहीं है। तो एज एंड व्हेन रूहुल्लाह खोमेनी सेड कि ईरान के पास में जब भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होगी, फर्स्ट थिंग इट इज गोइंग टू डू इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय इजराइल। उन्होंने डिस्ट्रॉय वर्ड ही यूज नहीं करा, उन्होंने एलिमिनेट वर्ड यूज करा है कि हम इसको मैप से ही रिमूव कर देंगे। तो यू अंडरस्टैंड कि कंप्लीट एनिहिलेशन का मतलब यही होता है कि ये वो न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। इसलिए आप देखोगे कि जब भी ईरान के वहां से न्यूज आती है कि इट इज वेरी क्लोज टू डेवलपिंग अ न्यूक्लियर वेपन, एज सून एज दिस क्लेम इज मेड और ऐसा कोई न्यूज में आता है तो यूएस और इजराइल जो है वो वहां पे जाके अटैक करते हैं। एंड सिमिलरली हमने यही प्लेबुक देखी थी, कब देखी थी? आपके जो अभी 2025 में आपका 12 डे वॉर हुआ है जो, ओके, इट इज कॉल्ड एज 12 डे वॉर। किसके बीच में हुआ? ईरान ऑन वन साइड एंड इजराइल and US on the other side. Okay, so on one side you have your Israel, on one side you have your Iran and the other side you have your US and Israel. तो यहां पे ये 12 डे वॉर जो है आपका कंडक्ट हुआ था। ओके एनीवे, तो यहां पे और कौन कौन से मेजर फ्लैश पॉइंट्स हैं? तो जैसे कि आप पहला देख सकते हो, तो फर्स्ट इज योर यूएस सैंक्शंस ओवर ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जब भी ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी स्टेज को रीच करता है तो उस केस के अंदर में जो यूएस होता है, यूएस उसके ऊपर पे सैंक्शंस इंपोज कर देता है। इसके बाद 2015 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जेसीपोआ, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के अंदर में क्या देखा जाता है कि यहां पे जो वेस्टर्न पावर्स हैं, स्पेसिफिकली P5+1 जो हैं, ये प्रॉमिस करते हैं ईरान को कि हम आप पे से इकोनॉमिक सैंक्शंस रिमूव कर देंगे, विल रिमूव द इकोनॉमिक सैंक्शंस इन केस अगर ईरान अपना क्या करता है, यहां पे जो उसका प्लान है, न्यूक्लियर प्लान है, उसको आगे फर्दर उसको वहां पे परस्यू नहीं करता है। ओके, लेकिन 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं, व्हेन डोनाल्ड ट्रंप कम्स टू पावर, ही विड्रॉस यूएस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डील। ओके, तो वो क्या करता है, यूएस को यहां से विड्रॉ करा देता है इस पर्टिकुलर डील से। इसके बाद मेजर फ्लैश पॉइंट और कौन सा होता है? सो द नेक्स्ट मेजर फ्लैश पॉइंट इज असैसिनेशन ऑफ कसीम सुलेमानी। कसीम सुलेमानी जो है 2020 में असैसिनेशन कर दिया जाता है। कसीम सुलेमानी का जो IRGC के एक बहुत बड़े लीडर थे।
ओके, तो पहली बार होता है कि जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको यहां पे ड्रोन्स के थ्रू, मिसाइल्स के थ्रू अटैक किया जाता है, एंड दिस वाज आल्सो अ मेजर फ्लैश पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप। एंड इसके बाद एक और कौन सा है, यूएस इजराइल स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन टारगेट्स इन 2025 व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो यहां पे ये 4 मेजर इंसिडेंट्स हैं जो पूरी हिस्ट्री रही है उसमें से ये इंसिडेंट्स आपको देख सकते हैं कि दीज आर द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द हिस्ट्री, टर्निंग पॉइंट ऑफ द यूएस ईरान रिलेशनशिप। ओके, इसके बाद अगर हम हिस्ट्री ऑफ प्रोटेस्ट के ईरान में आते हैं तो ऐसा नहीं है कोई ये पहला प्रोटेस्ट है, और ना ही ये कोई पहला प्रोटेस्ट है जो इतने लार्ज स्केल पे। इससे पहले भी जो रिसेंटली आपके प्रोटेस्ट हुए हैं दे आल्सो टुक प्लेस ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। जैसे कि एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट 2009 में हुआ था, ग्रीन मूवमेंट, 2009 ग्रीन मूवमेंट। अब ये टर्म तो ग्रीन मूवमेंट इसमें यूज है, ऑल्दो इसके अंदर में ग्रीन मूवमेंट के अंदर में 2009 का जो ये ग्रीन मूवमेंट है इसके अंदर में कोई एनवायरमेंटल इशू डिस्कस नहीं हुआ था। इट वाज अ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट आफ्टर डिस्प्यूटेड इलेक्शंस वहां पे कंडक्ट हुए थे, एंड देयर वर एलिगेशन कि यहां पे जो आईआरजीसी है, यहां पे जो सुप्रीम लीडर है, दे आर सपोर्टिंग दोज लीडर्स, दे आर फेवरिंग दोज लीडर्स जो उसके रजीम को सेव करते हैं, जो वहां पे फेवर करते हैं। इसके बाद 2017-18 में एंड 2019 में, यानी कि ये एक अलग प्रोटेस्ट था, एक 2019 में प्रोटेस्ट था विच वाज अ इकोनॉमिक प्रोटेस्ट ओवर फ्यूल प्राइसेस। तो उस टाइम में क्या था, ईरान जो खुद फ्यूल सेल करता है वहां पे फ्यूल प्राइस इंक्रीज हो गए थे, इस वजह से भी वहां पे बहुत सारे कन्फ्लिक्ट थे। इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका 22-23 में सोशल प्रोटेस्ट आफ्टर डेथ ऑफ महासा अमीनी सेंटर्ड ऑन हिजाब लॉस। तो अब लाइक आई सेड कि आपके जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन आया है तब से वहां पे क्या है, आपके हिजाब लॉ जो हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए हैं, और इस वजह से वहां पे सोशल प्रोटेस्ट से आफ्टर दी डेथ ऑफ महसा अमीनी। ओके, लेकिन यहां पे जो सोशल प्रोटेस्ट है बिकॉज आईआरजीसी यहां पे सपोर्ट कर रहा था, इस वजह से वहां पे जो वो प्रोटेस्ट हैं उनको उन्होंने कंट्रोल कर लिया। लेकिन हम एक कॉमन पैटर्न देख सकते हैं इसके अंदर में। कॉमन पैटर्न क्या है, देयर वर डिफरेंट ट्रिगर्स फॉर ऑल दीज प्रोटेस्टेड, सेम एंटी रजीम अंडर करंट था। एंड थर्ड फाइनली वायलेंट स्टेट क्रैकडाउन यहां पे किया गया, यानी कहीं पर भी जो रजीम है वो वहां पे नेगोशिएट नहीं कर रही है, हमेशा क्या होता है वहां पे वायलेंटली स्टेट को क्रैकडाउन करती है, यानी कि दे आर नॉट इन अ मूड टू लिसन टू द प्रोटेस्टर्स। एंड कहीं ना कहीं दे ऑलवेज क्लेम कि ये पॉसिबली फॉरेन इंटरवेंशन की वजह से इस तरीके से यहां पे यूज करे जा रहे हैं। ओके, तो ये कॉमन पैटर्न उन्होंने करा है। ओके, सो अब हम समझते हैं कि जो अभी करंट ईरान प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसके पीछे क्या कॉज है यहाँ पे। तो इमीडिएट ट्रिगर्स क्या है, इमीडिएट ट्रिगर समझने इसलिए जरूरी है कि हो सकता है कि कुछ अंडरलाइंग कॉजेज हो, लेकिन इमीडिएटली जो स्पार्क लगा है जिससे आग फैली है वो कौन सा ट्रिगर था, तो वो है आपका इन्फ्लेशन जो है वहां पे एक्सीड हो चुका है। अब आप इन्फ्लेशन को ऐसे समझिए कि महंगाई जो है कि कोई भी प्राइस थी अब 50% इंक्रीज हो चुकी है, 100 रुपए की चीज आज 150 की हो चुकी है, 200 की चीज जो है यहाँ पे 300 रुपए की हो चुकी है। तो आप यहाँ पे समझिए कि कितनी बड़ी यहाँ पे डे टू डे लाइफ के अंदर में इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। फूड का इन्फ्लेशन, यानी फूड जो है वो 7% पे पर मंथ टच हो चुका है, यानी कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है। ईरान की जो करेंसी है रियाल है वो कोलैप्स कर चुकी है, और आज के टाइम में 1.46 मिलियन पर यूएसडी, यानी एक यूएसडी के बदले में कितने रियाल मिलेंगे आपको, 1.46 मिलियन। तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनली इस करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं बची है। और फोर्थ इज रिमूवल ऑफ इंपोर्ट सब्सिडीज एंड करेंसी कंट्रोल्स। तो यहां पे उनकी गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए इंपोर्ट सब्सिडीज को रिमूव कर दिया है और करेंसी कंट्रोल्स भी वहां पे लगाए, जिस वजह से भी देयर वाज अ लॉट ऑफ एंगर अमंग पब्लिक इन ईरान। ओके, अब नेचर ऑफ प्रोटेस्ट कैसे हैं, सो लाइक आई सेड इफ अगेन, अब आपको वहां पे कहां जाना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था उसमें आपके बाजारीज इन्वॉल्व थे, एंड पहली बार हुआ है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन के होने के बाद में, एक रजीम आने के बाद में पहली बार जो बाजारीज हैं, जो आज तक के सबसे बड़े सपोर्टर्स रहे थे, दे हैव कम अगेन ऑन दी प्रोटेस्ट ग्राउंड टू प्रोटेस्ट द करंट रजीम। तो इस टाइप से पहली बार हो रहा है ये जो आपका प्रोटेस्ट है, इट हैज स्प्रेड ऑल ओवर ईरान। तो आप देखोगे 100+ सिटीज के अंदर में स्प्रेड है ये आपका। यहां से क्या है कि शुरुआत तो एंटी इकोनॉमिक ग्रीवांस से हुई थी, लेकिन जब यहां पे वायलेंट क्रैकडाउन हुआ, तो आप यहां पे ये देखिए कि अभी हमने क्या पढ़ा था कि एक सेम प्लेबुक यहां पे वो यूज कर रहे हैं कि कॉमन पैटर्न क्या है, डिफरेंट ट्रिगर पॉइंट होता है, सेम एंटी रेजिम अंडर करंट होता है, फिर फाइनली वायलेंट स्टेट क्रैकडाउन होता है। तो जब आपकी स्टेट वायलेंटली क्रैकडाउन करती है तो पब्लिक का जो आपका
पब्लिक का जो आपके अंदर में ट्रस्ट है वो वायलेट होना स्टार्ट हो जाता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि ये इकोनॉमिक ग्रीवांस अब एक एंटी रिजार्म स्लोगन की तरफ हो चुकी है। और बिकॉज वायलेंट क्रैकडाउन है, अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन हैव डाइड। लास्ट जो रिपोर्टेड, तो अभी क्या है वहां से इंफॉर्मेशन भी हमें नहीं मिल रही है, लास्ट जो रिपोर्ट हमारे पास ईरान से है, मोर देन 60 पीपल हैव डाइड इन द लास्ट 3-4 डेज। और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें, क्योंकि वायलेंट स्टेट क्रैकडाउन हो रहा है, तो 60+ लोगों की डेथ हो चुकी है। और ये लास्ट नंबर है जो आप हमारे पास 2 दिन पहले आया था। तो अभी तो प्रोटेस्ट कंटिन्यू हो रहे हैं, तो पॉसिबली ये नंबर और भी इंक्रीज हो सकता है। ओके, तो व्हाट इज द करंट ईरान प्रोटेस्ट फॉर? सो दिस इज बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस, और अब ये एक रजीम के अगेंस्ट में जा चुका है। एंड गवर्नमेंट का वही यहाँ पे रिस्पॉन्स है कि ये लेजिटिमेट इकोनॉमिक डिमांड्स आर देयर, बट बिकॉज यहाँ पे फॉरेन बैक्ड है यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स है, राइटर्स हैं, तो इसलिए दे हैव डिसाइडेड टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज आल्सो। तो यहाँ पे उन्होंने 2 चीजें करी हैं। एक तो उन्होंने एक्सेप्ट करा कि यस, इकोनॉमिक्स डिमांड्स यहाँ पे लेजिटिमेट हैं, और इसलिए उन्होंने कुछ ऑफर भी दिया है कि हर किसी को कैश और वाउचर ट्रांसफर मिलेंगे, $7 पर मंथ, इतना गवर्नमेंट है आप सबको देगी। इस टाइप का इकोनॉमिक सेटअप है वहां पे, उसमें प्रोवाइड करेगी। बट एट द सेम टाइम IRGC को डिप्लॉय कर दिया गया है, इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया है, और प्रोटेस्टर्स को फॉरेन बैक कर दिया गया है। तो ये एक कॉमन प्लेबुक होती है भी किसी भी डिक्टेटोरियल रिजीम की, कि जब भी कुछ उनसे गलती होती है, उनसे गवर्नमेंट ढंग से, गवर्नेंस ढंग से नहीं होती है, तो दे स्टार्ट ब्लेमिंग इट एज अ फॉरेन प्रोटेस्ट। ओके, फॉरेन ब्लड प्रोटेस्ट। अब ये प्रोटेस्ट क्यों सिग्निफिकेंट है? तो बिकॉज बाजारीज यूजुअली इसके पिलर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में वो ही कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान की जो इंटरनेशनल पोजीशन है उसको भी रिसेंटली उसके अंदर में जियोपॉलिटिकली वो वीकन हुआ है। जैसे कि आपका जो ईरान जितने भी प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहा था, चाहे यमन के हूतीज हो, दे हैव बीन डिफीटेड, चाहे आपका हमास हो, दे हैव बीन डिफीटेड, या फिर हिजबुल्लाह हो लेबनान के अंदर में, दे हैव बीन डिफीटेड। और रिसेंटली 12 डे वॉर के बाद में जो ईरान की इंटरनेशनल पोजीशन है उसको भी यहाँ पे हार्म हुआ है, हर्ट हुआ है। ओके, इसके अलावा ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड पॉसिबली अयतुल्ला खमेनी जो अभी करंट लीडर हैं, उनका भी सक्सेशन होने वाला है। ही इज हैविंग सम हेल्थ इश्यूज, तो पॉसिबली इनका सक्सेसर आने वाला है। तो इस वजह से भी जो प्रोटेस्ट हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि यस, डीप सोशल एंड इकोनॉमिक एग्जॉशन हो चुका है वहां पे, और रेजिम की लेजिटिमेसी इरोड होती जा रही है। लेकिन अगेन why the regime change remains unlikely is because यहाँ पे IRGC जो है it is still loyal to the regime at hand। तो जब तक वो regime के साथ में है तब तक यहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट हैं ये आपके सक्सेसफुल नहीं होंगे। लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड है, लैक यूनिफाइड लीडरशिप है, कोई यहाँ पे ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, तो यू डोंट नो कि आगे क्या होगा। ओके, दूसरा, पब्लिक के एक सेक्शन में ये भी फियर है कि जो करंट वहां पे जो करंट आपका वेलफेयर सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा, जो इस्लामिक गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। क्योंकि शायद अगर डिक्टेटरशिप आती है तो कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ करेंगे तो वेलफेयर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, तो दे फियर दैट ऑल्सो। और इकोनॉमिक हार्डशिप जो है वो शायद ज्यादा वर्षन हो जाए यहाँ पे, तो इसलिए भी दे आर अंडर दिस डिलेमा कि हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इंटरनेशनल डायमेंशन क्या है? यूएस प्रेसिडेंट हैज वार्न्ड ईरान अगेंस्ट यूजिंग फोर्स अगेंस्ट द पीसफुल प्रोटेस्टर, तो उसमें यूएस ने ये क्लेम करा है। ईरान ने यूएस और इसराइल को करा है कि प्रोटेस्ट को इंकरेज कर रहे हैं, और दिस इज एन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ओके, फाइनली इंप्लीकेशन क्या है? अगर ईरान में रजीम चेंज होता है तो उसके वाइडर इंप्लीकेशन क्या होंगे? तो रीजनल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है, तो वैसे ही वो पूरा का पूरा आपका जो वेस्ट एशिया रीजन है वो पहले से ही पूरा टर्मोइल के अंदर में, हर जगह इंस्टेबिलिटी है। चाहे आप सीरिया का एग्जांपल ले लो, इराक का एग्जांपल ले लो, चाहे इजराइल और गाजा का एग्जांपल ले लो, तो यहाँ पे ये रीजनल इंस्टेबिलिटी को वाइडन कर सकता है। ग्लोबल एनर्जी मार्केट को थ्रेट क्रिएट हो सकता है, ऑयल सप्लाईज यहाँ पे हार्म हो सकती हैं। इंडिया का इंटरेस्ट कैसे हार्म होता है? यस, ईरान इज इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, इंडियन डायस्पोरा इज ऑल्सो देयर, एंड इंडिया को यहाँ पे स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग भी करनी है बिटवीन यूएस, ईरान एंड दी अदर गल्फ स्टेट। तो ये सारे के सारे रीजंस हैं जो अभी सामने आ रहे हैं, जिस वजह से ये जो प्रोटेस्ट है दिस बिकम्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है अभी गुजरात के 3 डे विजिट के ऊपर पे, एंड व्हाई ही इज करंटली इन गुजरात फॉर द लास्ट 3 डेज। द रीजन बीइंग कि ये जो टाइम है
अभी पिछले 3 दिन में वहां पे हम एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसका नाम है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। और ये जो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व है ये कमेमोरेट करता है 1000 years ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सोमनाथ टेम्पल आफ्टर इट वाज डिस्ट्रॉयड फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, तो ये 1000 years ऑफ सोमनाथ टेम्पल नहीं है, कंस्ट्रक्शन हुए 1000 years नहीं हुए हैं। पहली बार जो इसको एक बड़ा अटैक इस पे किया गया था दैट वाज डन इन 1026 एंड इट वाज डन बाय महमूद गजनी। यस, महमूद ऑफ गजनी या महमूद गजनी 1026 एडी के अंदर में या सीई के अंदर में उन्होंने सोमनाथ टेम्पल को पूरा का पूरा लूट लिया था। ही लूटेड द टेम्पल एंड ही डिस्ट्रक्टेड द सोमनाथ टेम्पल। तो उस पीरियड के उस टाइम के करीब 1000 years कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पे इसको एक सिंबॉलिक तरीके से कि भाई जैसे सोमनाथ टेम्पल को हमने रिकंस्ट्रक्ट करा था, इंडिया जिसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट वापस से एक उसको अपने गोल्डन एज में ले जाने की रिक्वायरमेंट है, ये जो सोमनाथ टेम्पल है ये उसी को ही सिंबलाइज करता है, हमारे रिकंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी को वहां पे ये सिंबलाइज करता है। तो ये सोमनाथ टेम्पल क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आपके 12 ज्योतिर्लिंग्स होते हैं, जो शिवा टेम्पल है आपके मेन 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से जो सबसे पहला है, फर्स्ट जो आपका ज्योतिर्लिंग है वो आपका सोमनाथ। इट इज द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग अमंग द 12 सीक्रेट ज्योतिर्लिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा। कहां पे? प्रभास पाटन करके जगह है ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात। ब्यूटीफुल प्लेस। इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट सोमनाथ तो आप उस पूरा का पूरा जो सर्किट है गुजरात का उसको एक साथ आप एक हफ्ते में कर सकते हो। तो ये आपके लिए है। दूसरा है व्हेन इट वाज रीबिल्ट बाय किंग भीमदेव फर्स्ट ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी। ओके, तो जो सोलंकी डायनेस्टी है उनके किंग भीमदेव ने, भीमा भी इनका नाम है, उन्होंने यहाँ पे इसको रीबिल्ड करा था इन स्टोन। पर्शियन स्कॉलर अल बरूनी जो है उन्होंने इस अटैक को डॉक्यूमेंट भी किया है और इन्होंने इसको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी करा है। ओके, तो यहाँ पे दिस इज विथ रिगार्ड टू योर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। ओके, सोमनाथ का इसका अटैक हिस्ट्री क्या रहा है? तो मेजर जो अटैक था वो 1026 सीई में महमूद और गजनी ने करा था, 1297 और 394 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग अलाउद्दीन खिलजी ने कंडक्ट करा था। 1706 के अंदर में औरंगजेब ने यहाँ पे इस टेम्पल को लूट करा था और वापस से इसको डिस्ट्रॉय करा था। ओके, तो अलग अलग टाइम पे ये इस तरह से डिस्ट्रक्ट हो चुका है। एंड ये सिर्फ 4 ही नहीं, इससे पहले भी 1-2 बार उसको लूटा जा चुका है और उसके बाद में भी ये जो स्टेप्स हैं ये कंटिन्यू करे गए थे। 2026 जो है ये 1000 years मार्क करता है ऑफ द 1026 अटैक बाय महमूद गजनी, जब इसको पहली बार डिस्ट्रॉय किया गया था। ओके, इसके बाद इसको 1947 में आफ्टर इंडिपेंडेंस भी वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। जो करंट टेम्पल है ये उसका 7th रिकंस्ट्रक्शन है। ओके, वो उसका 7th रिकंस्ट्रक्शन है। ऑन द राइट यू कैन सी अ मैप जहां पे आपको 12 ज्योतिर्लिंग जो इंडिया में है उनके सबकी पोजीशन यहां पे होगी। ओके, अगेन इट इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। आई रियली वांटेड टू नो कि 12 मैप पे कहां दिखते हैं, तो आई अटैच दिस पर्टिकुलर मैप ऑल्सो। ओके, एनीवे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ने प्रपोज करा है फोन मेकर्स को टू गिव सोर्स कोड फॉर्म्स पुशबैक। अब देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑन द बेसिस कि सोर्स कोड को पता करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे साइबर सिक्योरिटी को वो इंक्रीज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे कोई फोन को इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है या फिर किसी साइबर एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, इलीगल साइबर एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसकी जो इंफॉर्मेशन है चाहे वो डिलीट कर दी जाए, सोर्स कोड के थ्रू उसको डिराइव किया जा सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने प्रपोज करा है फोन मेकर्स को कि आपके जो फोन को बनाने का सोर्स कोड है वो हमें प्रोवाइड करिए। एंड जितने भी फर्म्स हैं, चाहे सैमसंग हो, एप्पल हो, चाहे चाइना का शाओमी हो, सब ने सोर्स कोड देने से मना कर दिया। अब सोर्स कोड होता क्या है, सोर्स कोड क्या होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? तो सोर्स कोड इज द कोर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस। ओके, जो डिवाइस होता है उसके अंदर में जो मेन सॉफ्टवेयर, जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर इज व्हाट? सॉफ्टवेयर इज अ सीरीज ऑफ कमांड्स ओनली, सीरीज ऑफ कोड ओनली। एक प्रोग्राम ही तो वो होता है। तो जो सोर्स कोड होता है वो उसका कोर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन होता है किसी भी डिवाइस का। और जितनी भी कंपनीज होती हैं इसको ट्रेड सीक्रेट की तरह ट्रीट करती हैं। ओके, तो जैसे एप्पल का ओएस जो है, एप्पल का जो ओएस है या आपका
जो एंड्रॉइड है आपके इनका, ये सब क्या है, ये सब आपके प्रोग्रामिंग सिस्टम्स हैं। तो जितने भी आपके फोन मेकर्स होते हैं उनका सबका एक प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है जो उनके फोन की कैपेबिलिटी को यूनिक बनाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सोर्स कोड को मांग रही है, क्योंकि अगर उनके पास में सोर्स कोड होगा तो वो उसमें कुछ भी चेंज होके अगर कोई सॉफ्टवेयर उसमें क्रिएट भी करते हैं तो भी बिकॉज गवर्नमेंट के पास में सोर्स कोड है, तो वो उसमें क्या चेंजेस करे गए हैं और उसकी वजह से किस वजह से हम उस फोन को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं या उसके अंदर में हम कोई अदर एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, वो सब गवर्नमेंट जो है वो चीज पॉसिबली कर सकती है। तो यहाँ पे इस रीजन से गवर्नमेंट ने सोर्स कोड मांगा है, लेकिन जितनी भी कंपनीज हैं उन्होंने सोर्स कोड देने से मना कर दिया है। अब यहाँ पे जो ये गवर्नमेंट का प्रपोजल है, इट इज नॉट अ न्यू प्रपोजल। आपके 2023 में इन्होंने नए रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स लेट डाउन करे थे, जिनका नाम है इंडियन टेलीकॉम सिक्योरिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट। ओके, 23 में ये ड्राफ्ट करे गए थे एंड उसके बाद से इसमें कंसल्टेशन हो रहा है, और जिसके अंदर में यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रपोज करा है कि सोर्स कोड जो है ये सब कंपनीज को हमें देना चाहिए। इंडस्ट्री ने अपोज करा है कि बोला कहीं पर भी ऐसा कोई ग्लोबल प्रेसिडेंट नहीं है जहां पे मैंडेटरी सोर्स कोड शेयरिंग करी जाती हो, और एक्सेस अगर हम देते हैं तो हमारी जो प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है वो सब एक्सपोज हो जाएंगी। तो जो हमारे को यूनिक बनाता है, एप्पल को जो यूनिक बनाता है, अगर सोर्स कोड आपको मिल गया तो इट ऑल ऑफ इट वुड बी एक्सपोज, और यहाँ पे हमारा जो कमर्शियल इंटरेस्ट है उसको हार्म होगा। एंड दूसरी चीज उन्होंने बोला है कि एक्चुअल में अगर हम सोर्स कोड देते हैं, दिस कैन लीड टू वायलेशन ऑफ यूजर प्राइवेसी। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट के पास अगर सोर्स कोड होगा तो ऑल्दो आपने किसी और तरीके से अपने फोन को गवर्नमेंट के सर्विलेंस से ब्लॉक करवा रखा होगा, लेकिन अगर सोर्स कोड है तो फिर गवर्नमेंट उसको एक्सेस कर पाएगी। तो यहाँ पे आपकी कंपनीज क्या क्लेम कर रही है, इंडस्ट्रीज क्या कह रही है, दिस कैन लीड टू यूजर प्राइवेसी का वायलेशन, इसलिए वी आर नॉट रेडी टू प्रोवाइड इट। ओके, तो ये रीजन है विद रिगार्ड टू सोर्स कोड। इसके अलावा कुछ अच्छे भी इसके अंदर में प्रपोजल्स हैं, जैसे कि इसके अंदर में दे वांट, इस जो आपके ये अनाउंस करे गए थे ITSAR, इंडियन टेलीकॉम सिक्योरिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर में ऑटोमेटिक एंड पीरियोडिक मैलवेयर स्कैनिंग होनी चाहिए फोन के अंदर में। तो ऑटोमेटिक और पीरियोडिक यहाँ पे हर फोन के अंदर में मैलवेयर स्कैनिंग का फंक्शन जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो यूजुअली जितने भी आपके फोन प्रोवाइडर्स होते हैं, जितने भी आपके हार्डवेयर प्रोवाइडर्स हैं, वो सब इस टाइप का सिचुएशन आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आप टाइम टू टाइम इसमें वायरस डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये ऑटोमेटिक और पीरियोडिक स्कैनिंग होनी चाहिए। दूसरा है कि जितनी भी डिवाइस की एक्टिविटी है उसको स्टोरेज को रखना पड़ेगा आपको एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। तो आप यहाँ पे उसको डिलीट नहीं कर सकते हो, या तो कंपनी अपने किसी लॉग में रखेगी या फिर उसी डिवाइस के अंदर में उसके 1 साल का जो स्टोरेज, जो भी एक्टिविटी लॉग है, नॉट ऑल द कंटेंट बट एक्टिविटी क्या क्या करी गई है, उस सबका यहाँ पे एक रिकॉर्ड फोन में होना चाहिए 1 साल के लिए। दूसरा विच आई टोटली सपोर्ट, कि यहाँ पे हर किसी यूजर के पास में एबिलिटी होनी चाहिए टू अनइंस्टॉल प्री इंस्टॉल्ड ऐप। तो अभी आप ये चीज ट्राई कर सकते हैं कि अगर आपके पास में एंड्रॉइड फोन है तो आप उसमें यूट्यूब को डिलीट करके देखिए, डिलीट का ऑप्शन ही आपके पास में नहीं आएगा। एप्पल का फोन है तो उसके अंदर में बहुत सारे जो एप्पल के बेसिक एप्स होते हैं, जैसे कि ऐप स्टोर है, उसको आप डिलीट करना चाहोगे तो वो नहीं हो पाएगा। दूसरा है, करंटली कुछ एप्स होते हैं जो कैमरा और माइक्रोफोन को बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं। सो देयर शुड बी अ फैसिलिटी, मैंडेटरी फैसिलिटी, जिसमें हम एप्स को ब्लॉक कर सकते हैं जो बैकग्राउंड के अंदर में मेरे कैमरे या माइक्रोफोन को यूज करके मेरी प्राइवेसी को यहाँ पे वायलेट कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा स्मार्ट मेकर्स फोन के ऊपर पे, स्मार्टफोन मेकर्स के ऊपर पे ये एक ड्यूटी लगाई गई है कि अगर कोई भी मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट है या सिक्योरिटी पैच हो रहा है तो उसको आपको NCCS को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सो दैट अगर उस सिक्योरिटी पैच के पीछे कोई पुराना यहाँ पे वायलेशन दिख रहा हो, ब्रीच दिख रहा हो, तो उसकी इंफॉर्मेशन उनके पास में हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ये इंपॉर्टेंट ड्यूटी लगाई गई है इन सबके ऊपर पे, जिसके थ्रू आपके स्मार्टफोन्स को यहाँ पे बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सकती है। ओके, सो अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि क्योंकि इसको सोर्स कोड के ही रेगुलेशन के साथ में ऐड कर दिया है, तो जो ये इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, आई डाउटेड कि शायद इनके अगेंस्ट में भी अब जो इंडस्ट्रियल मेकर्स हैं, दे वुड अपोज दीज ऑल्सो, कि ये सबके सब क्या प्राइवेसी को वायलेट कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे ये किया जा सकता था कि गवर्नमेंट जो अभी इनको प्रमोट कर लेती और इनको अलग से आपका नोटिफाई करवा देती, और जो सोर्स कोड वाला क्वेश्चन है वो अलग से नोटिफाई करवा देती।
ओके, नेक्स्ट पे आते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जितने भी एग्रीकल्चर स्कीम्स है, 3 इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं, उनको मर्ज करके एक सिंगल स्कीम के अंदर में यहाँ पे एक फ्लैगशिप स्कीम के अंदर में इंक्लूड करा जाएगा, जो है आपकी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर में 3 जो उनकी स्कीम्स है, कृष्णोत्ती योजना, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग या फिर नेशनल बी एंड हनी मिशन, जो ये 3 मिशन हैं आपकी, ये 3 स्कीम्स हैं आपकी, इन सबको मर्ज करने का यहाँ पे डिसीजन लिया गया है। और कौन सी स्कीम में इनको मर्ज किया जा रहा है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर में इनको मर्ज किया जा रहा है। एक सिंगल अम्ब्रेला फ्रेमवर्क होगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर में। ओके, फंडिंग पैटर्न भी चेंज किया गया है। तो अभी तक ये क्या थी? ये सब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी। अब इसके अंदर में क्या होगा? इसके अंदर में फंडिंग जो है उसको डिवाइड किया जाएगा। तो फंडिंग पैटर्न क्या होगा? ज्यादातर सेंटर स्टेट में 60-40, 60 सेंटर देगा, बाकी का स्टेट पे करेगा 40%। नॉर्थ ईस्ट हिमालयन स्टेट्स में 90-10 होगा, और यस, जो यूनियन टेरिटरीज है, स्पेसिफिकली यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, वहां पे 100% जो पैसा है वो सेंटर ही प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करा गया है? इन 3 स्कीम को मर्ज करके वापस किस में इंक्लूड कर दिया गया है? प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के अंदर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर। ओके, तो एक वन लाइनर, इसको आप वन लाइनर फॉर्म में भी कर सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं, एक्टर कमल हसन मूव्स मद्रास हाईकोर्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हिज पर्सनालिटी। तो यहाँ पे जो पर्सनालिटी राइट है उसको लेके एक और सेलिब्रिटी अब फाइनली किसी और हाई कोर्ट के पास में गए हैं। तो हम पर्सनालिटी राइट्स को अलग से डिस्कस कर चुके हैं। एक मैंने अलग से आपके लिए पर्सनालिटी राइट्स के ऊपर पे अलग से एक MIT भी क्रिएटेड है। तो अगर आप क्लैट प्रेप के चैनल पे जाएंगे, उसमें MITs का सेक्शन सर्च करोगे या उसमें वीडियोस में सर्च कर लेना, अभी आपको मिल भी जाएगी। उसमें आपको पर्सनालिटी राइट्स के ऊपर पे एक MIT मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का एक वीडियो मिल जाएगा, आप उसमें भी इसको अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो ये पर्सनैलिटी राइट्स क्या होते हैं? तो देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो सेलिब्रिटीज हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो अपने आप में एक IP बन चुके हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन चुके हैं। यानी कि वो अपने नाम को, अपने अपने स्टेटस को, अपने स्टाइल को, अपने डिफरेंट डायलॉग्स को, कैच फ्रेजेस को यहाँ पे मोनेटाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे वांट कि जो कुछ भी उनके पर्सनैलिटी का पार्ट है, इसका एक्सप्लॉयटेशन या मिसयूज नहीं होना चाहिए। अब देखिए, एक्सप्लॉयटेशन जो है वो यहाँ पे मॉनेटरी पर्पस के लिए भी हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है वो डेफेमेटरी पर्पस के लिए किया जा रहा हो या मिसयूज किया जा रहा हो। तो यहाँ पे पर्सनैलिटी राइट जो होते हैं, ये भी क्या होते हैं? इनको भी रिकॉग्नाइज करा जाता है एज अ पर्सन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके, तो हमारे लॉस के अंदर में पर्सनैलिटी राइट्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माना जाता है। तो कोई पर्सन अपने ब्रांड नेम को या अपने खुद के नाम को, वो क्योंकि वो ब्रांड बन चुका है, जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये सब क्या है? अपने आप में ब्रांड्स हैं। तो ये इनको भी जाके अपना सिक्योर करा सकता है। ओके, तो यहाँ पे कमल हसन हैज वेंट टू मद्रास हाई कोर्ट सो दैट वो अपने पर्सनैलिटी राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सके। तो अगर मद्रास हाई कोर्ट ये राइट उनको प्रोवाइड कर देता है, तो कोई भी कमल हसन का नाम उनकी पर्सोना को यूज नहीं कर सकता है विदाउट हिज परमिशन। तो विदाउट हिज परमिशन ही कैन नॉट यूज इट फॉर एनी कमर्शियल और नॉन कमर्शियल पर्पस। कोई भी ऐसे मिसयूज नहीं कर सकता है। और ये जो राइट है, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आज के टाइम में आप AI का यूज करके सिमिलर वीडियोस या इस तरह के फोटोज, वीडियोस एंड डिफरेंट चीजें बना सकते हो, जिसके अंदर में आप उस पर्सन का पर्सोना यूज कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पर्सनैलिटी राइट्स है वो यहाँ पे प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। तो पॉसिबली इसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि आपके लॉ के अंदर में ये प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे अगर मैं कॉपीराइट एक्ट का एग्जांपल दूं, तो उसके अंदर में जो परफॉर्मर होता है, उसके पास में राइट होता है अपनी क्रिएशन को प्रोटेक्ट करने का। और ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर में सेलिब्रिटीज को प्रॉपर राइट दिया गया है कि वो अपने नाम को, सिग्नेचर को, कैच फ्रेजेस को रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया कि आपके लॉ में क्या है। बट अदरवाइज जो आपके पर्सनैलिटी राइट्स होते हैं, दीज आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कॉमन लॉ। तो कॉमन लॉ क्या होता है? कॉमन लॉ का मतलब होता है कि अगर इंडिया एक कॉमन लॉ कंट्री है, तो उस कंट्री के अंदर में जो कोर्ट मेड लॉ है, जो कोर्ट मेड ऑर्डर है, वो भी लॉ की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो यानी कि अगर यहाँ पे कोर्ट, जैसे मद्रास हाई कोर्ट, यहाँ पे पर्सनैलिटी राइट को रिकॉग्नाइज कर लेता है और वहां पे कोई वो ऑर्डर पास करता है कि यस, कमल हसन का नाम, कमल हसन की स्टाइल को कोई मिसयूज नहीं करेगा, कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, तो वो भी लॉ का पार्ट बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अगर कहीं पे स्पेसिफिकली राइट दिया भी नहीं गया हो, लेकिन उसको कॉमन लॉ का पार्ट माना जाता है, तो इस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जा सकता है।
नेक्स्ट पे आते हैं। तो इस बार जो आपकी आर्मी डे परेड है, तो आपकी अभी जो करंट इंडियन गवर्नमेंट है वो एक चीज बहुत अच्छी कर रही है, कई सालों से 2014 से ही नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने चीज करी है कि रेदर देन हैविंग ऑल दी नेशनल इवेंट्स at the specific city where they were taking place for the very long years, for the very long time, जैसे कि ज्यादातर जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं नेशनल लेवल के वो सब दिल्ली में आपके होस्ट करे जाते हैं, या फिर जहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर होगा वहां पे उनको होस्ट किया जाएगा। तो अब उन्होंने प्लानिंग ये करी है कि एवरी ईयर वी वुड शिफ्ट दीज प्रोग्राम्स इन डिफरेंट सिटीज। जैसे कि इस बार का जो आर्मी डे है, आई होप यू आर अवेयर कि आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को होता है। आर्मी डे 15 जनवरी को होता है, और इस बार आर्मी डे जो है परेड जो है वो 15 जनवरी को जयपुर के अंदर में होस्ट करी गई। सो रेदर देन दिस हैपनिंग इन लेट्स से द हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी, या तो एनडीए का जो आपका कैंपस है वहां पे हो रहा है, या दिल्ली के अंदर में आपका होस्ट कर रहा है। इस बार 15 जनवरी की जो आर्मी डे परेड है इट इज बीइंग होस्टेड इन जयपुर ओनली। ओके, और यहाँ पे आपकी जो आर्मी है वो 2 नई बटालियंस को डेब्यू कर रही है जिसका नाम रखा गया है भैरव बटालियन। ओके, अब ये भैरव बटालियंस क्या है, तो आर्मी के अंदर में डिफरेंट आपके कॉर्प्स क्रिएट किए जाते हैं जो डिफरेंट बटालियंस में डिवाइडेड होते हैं, और जो एक बटालियन होती है वो नंबर ऑफ पर्संस के कॉन्स्टिट्यूट होती है और वो स्पेशलाइज करती है स्पेसिफिक टास्क को लेकर। ओके, तो जो ये भैरव बटालियन है ये किसके लिए बनाई गई है, तो दिस बटालियन इज ट्रेन्ड इन मॉडर्न एंड हाइब्रिड वॉरफेयर। मॉडर्न और हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए इसको ट्रेन करा गया है। ड्रोन्स ऑपरेट करने आते हैं, रियल टाइम ऑफेंसिव मिशंस कंडक्ट कर सकते हैं और एनिमी बेसिस को टारगेट कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर फॉर्मेशन इनटू हॉस्टाइल टेरिटरी। यानी कि अब आप यहाँ पे जो हॉस्टाइल टेरिटरी है, जैसे आप पाकिस्तान में एंटर करोगे तो भैरव बटालियन हैज बीन ट्रेन्ड टू एंटर इनटू पाकिस्तान एंड लेट्स से एलिमिनेट स्पेसिफिक टेरर कैंप्स और स्पेसिफिक पीपल ऑल्सो। ड्रोन्स को ऑपरेट करना भी आता है इनको, तो ये बहुत एडवांस में हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए प्रिपेयर्ड है यहाँ पे। ओके, तो इस पर्पस के लिए इन्होंने भैरव बटालियन को क्रिएट करा है। ओके, तो एक वन लाइनर था जिसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 4 बैंक्स मूव सीआईसी अगेंस्ट नॉट टू डिस्क्लोज एनपीए डिफॉल्टर्स लिस्ट। ओके, तो यहां पे थोड़ा सा मैं आपको आरटीआई एक्ट बता देता हूं, उसके बाद में आपको ये न्यूज भी समझ में आ जाएगी। ओके, तो हमारे लॉस में एक इंपॉर्टेंट लॉ है आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट है 2005 का, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005। एज द नेम सजेस्ट, सिटीजंस हैव अ राइट टू गेट इंफॉर्मेशन। तो आरटीआई 2005 में कहता है कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से ये एक ड्यूटी है, उनकी ये ड्यूटी है टू डिस्क्लोज ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, और सेकेंड इज कि ये तो है कि आपको डिस्क्लोज करना ही है, तो जितना हो सकता है पहले से डिस्क्लोज करके रखिए। सेकेंड इज, इफ सिटीजन रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन इट शुड बी प्रोवाइडेड। अगर कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन है, इट शुड बी प्रोवाइडेड इफ अ सिटीजन हैज रिक्वेस्टेड सम इंफॉर्मेशन, तो इसको प्रोवाइड करना है। तो अगर यहाँ पे ये राइट दिया गया है लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो ऑब्वियसली इस राइट का कोई मीनिंग नहीं बनता। तो फॉर एग्जांपल कि मैं आपको कहता हूं कि यस, आपका राइट टू फ्रीली मूव का है, आपको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, आपको किसी रास्ते में जाने नहीं देती है और अब आपके पास में कोई रेमेडी नहीं, तो इस राइट का मतलब क्या हुआ। तो आरटीआई एक्ट जो है ये राइट भी प्रोवाइड करता है और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए पूरा सिस्टम भी क्रिएट करता है। तो पहली रिक्वायरमेंट तो यह है कि जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट है उसमें एक आपका आरटीआई एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक ऑफिशियल अपॉइंट करना होगा जिसको बोला जाएगा पीआईओ। ठीक है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। अगर पीआईओ यहां पे अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तो वो आरटीआई पेटिशन फाइल करेगा पीआईओ को। अगर पीआईओ आंसर नहीं देता है, टाइमली आंसर नहीं देता है, तो उसमें एक अपीलेट अथॉरिटी होगी, एक अपीलेट पीआईओ होगा। ओके, एक और ऑफिसर होगा जो इसका पीआईओ का सीनियर होगा, जो यहां पे उसके ऑर्डर को यहां पे क्वेश्चन कर सकता है कि उसने आंसर क्यों नहीं दिया, तो वो आप अपील करके उनसे आंसर ले सकते हो। लेकिन अगर यहां पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई भी आपको आंसर नहीं दे रहा है, तो उस केस के अंदर में यहां पे सीआईसी और आईसी का ऑफिस क्रिएटेड है।
चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। तो आपके आरटीआई के अंदर में एक सीआईसी और अप टू 10 आईसीज को आप अपॉइंट कर सकते हो, टोटल 11 मेंबर्स को आप अपॉइंट कर सकते हो। तो यहाँ पे सीआईसी और आईसीज का जो ऑफिस है, अगर यहाँ पे आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है तो आप सीआईसी और आईसी को जाके कंप्लेन कर सकते हो, आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। और इस केस के अंदर में जो सीआईसी और आईसीज हैं वो यहाँ पे आपका ऑर्डर कर सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कि आप इसको डिक्लेयर करिए। दूसरा यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे कि कोई रेगुलेटर है, जैसे आरबीआई का केस हम ले लेते हैं। यहाँ पे आरबीआई का केस क्या है, अब देखिए जितने भी बैंक्स हैं, जैसे यहाँ पे 4 बैंक्स ने सीआईसीओ करा है, अब ये बैंक जो है ये आरबीआई के अंडर में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे आई एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन, आई एम नॉट बाउंड टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज बैंक्स, मैं आरबीआई से भी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आरटीआई पेटिशनर्स ने एप्लीकेशन फाइल करी कि जो 4 बैंक्स हैं, ये जो 4 बैंक्स हैं, इनके कितने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन से होते हैं, लॉस लोन्स, कौन से ऐसे लोन्स हैं जिसका पेमेंट नहीं हो रहा है, और इनके मेजर डिफॉल्टर्स कौन से हैं, कौन कौन से ऐसी मेन कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा ले रखा है इन बैंकों से और इन्होंने इस पैसे को नहीं दिया है। तो यहां पे जब आरबीआई को ये एप्लीकेशन उन्होंने लिखी तो आरबीआई ने इन बैंक्स को यहां पे ये ऑर्डर पास किया कि यस आपको ये इंफॉर्मेशन इनको देनी पड़ेगी कि यस आप बताइए आपके एनपीएस कितने हैं और उसके कौन कौन से लोन्स, आपके कौन कौन से इंडिविजुअल्स या कंपनीज हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा लोन्स को चुकाया नहीं है। ओके, तो यहां पे इन बैंकों ने सीआईसी को एप्लीकेशन फाइल करी है कि आपका जो आरटीआई एक्ट है वो सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए नहीं बोलता है। आरटीआई एक्ट जो है वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए नहीं बोलता है। सेक्शन 8 जो है, स्पेसिफिकली सेक्शन 8(1) क्लॉज सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, वो ये कहता है कि कमर्शियल अगर लॉस हो सकता है तो उस केस के अंदर में हम इंफॉर्मेशन को डिनाई कर सकते हैं। सेक्शन 8 क्या कहता है, अगर कमर्शियल लॉस है किसी को तो उस केस के अंदर में इंफॉर्मेशन डिक्लेयर करी जा सकती है। बट मैं अभी क्लियर कर देता हूं कि उसमें एक सेक्शन 8 क्लॉज 2 भी है जो ये कहता है कि अगर कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी है, कमर्शियल इंफॉर्मेशन भी है, उससे अगर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता है, कि पब्लिक इंटरेस्ट जो सर्व होगा उस इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कमर्शियल लॉस से, तो उस केस के अंदर में भी इंफॉर्मेशन डिक्लेयर हो सकती है। तो यहां पे सीआईसी को आप दोनों साइड से अप्रोच कर सकते हो। अगर किसी को यहां पे डिस्क्लोज करना है और डिस्क्लोज नहीं करता है, डिस्क्लोज करवाना और डिस्क्लोज नहीं करता है, तो आप सीआईसी को कंप्लेन कर सकते हो। और अगर किसी को लगता है कि इंफॉर्मेशन सेक्शन 8 के अंदर में प्रोटेक्टेड है और यहाँ पे रॉन्गली डिस्क्लोजर डिक्लेयर करा गया है, तो उस तरीके से आप उल्टा भी यहाँ पे डिस्क्लोजर के लिए मना करवा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही केस हुआ है। तो यहां पे अगर हम देखें तो आपके आरबीआई ने क्या बोला इस 4 बैंक्स को कि आप यहाँ पे एनपीएस को डिस्क्लोज करो और डिफॉल्टर्स की लिस्ट हमें यहाँ पे प्रोवाइड करो। तो सेक्शन 8(1) के अंदर में ऐसी इंफॉर्मेशन जो होती है ये एग्जेम्प्टेड है डिस्क्लोजर से, इसको डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। या फिर अगर फिड्यूशरी कैपेसिटी में कोई इंफॉर्मेशन दी है उसको भी डिस्क्लोज करना रिक्वायरमेंट नहीं है। फिड्यूशरी मतलब ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप, जैसे लॉयर क्लाइंट के बीच में क्या बात हुई है वो डिस्क्लोज नहीं हो सकता है। कमर्शियल बैंक ने किसी बैंक अकाउंट होल्डर ने बैंक को कोई इंफॉर्मेशन बताई है, कमर्शियल इंफॉर्मेशन है, वो भी डिस्क्लोज नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे इनको बेसिस बनाकर यहाँ पे बैंक्स ने अप्रोच कराए सीआईसी को कि आरबीआई को यहाँ पे मना किया जाए कि इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज ना की जाए। दूसरी साइड से आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है, 8 क्लॉज 2 क्या कहता है, इवन एग्जेप्ट इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्क्लोज इफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट आउटवेज द हार्म। अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है तो जो आपकी एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन है इसको भी डिस्क्लोज किया जा सकता है। ठीक है, तो यह है आरटीआई एक्ट का। फाइनली एक यहां पे एडिटोरियल और देख लेते हैं, विच इज विद रिगार्ड टू योर पॉक्सो केसेस। तो पॉक्सो जो है आपका एक इंपॉर्टेंट लॉ है। आपके पिछले क्लैट एग्जाम में पॉक्सो का फुल फॉर्म ही पूछा गया था 2012। अब देखिए अभी मैंने रिसेंटली क्लास ली पॉक्सो की स्टूडेंट्स की और अभी न्यूज के अंदर में लगातार 2 दिन से पॉक्सो ही आ रहा है। तो पॉक्सो जो है वो 2012 में आया था एंड इट वाज स्पेसिफिकली ड्राफ्टेड बिकॉज इससे पहले जो आपके चाइल्ड अब्यूज के केस होते थे those were tried under your normal laws like आईपीसी और सीआरपीसी। और अगर अभी पॉक्सो नहीं होता तो आईपीसी की जगह तो बीएनएस आ गया है और सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस आ चुका है। तो ये काम अगर आप कर सकते हैं तो मुझे फुल फॉर्म बता दीजिए बीएनएस और बीएनएसएस का कमेंट बॉक्स के अंदर में।
एनीवे लेट्स कंटिन्यू। तो पॉक्सो के अंदर में आपका जो चाइल्ड अब्यूज के केसेस होते हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट का केस हो गया, सेक्सुअल अब्यूज का केस हो गया, ये सारे के सारे केसेस पहले आईपीसीआरपीसी में होते थे। अब प्रॉब्लम इन लॉस की क्या है, ये चाइल्ड फ्रेंडली लॉस नहीं थे, चाइल्ड फ्रेंडली लॉस नहीं थे। यहाँ पे चाइल्ड जो पहले ही सेक्सुअल हरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट झेल चुका है, उसको यहां पर क्या करना है, फिर से एक ट्रॉमा उसके साथ पहले ही है, एक और ट्रॉमा फेस करना है ऑफ द कोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पे देयर वाज अ नीड फेल्ट कि एक चाइल्ड फ्रेंडली सिस्टम क्रिएट करना चाहिए यहाँ पे। एट द सेम टाइम देयर शुड बी हार्शर पनिशमेंट, हार्श पनिशमेंट होनी चाहिए फॉर पीपल हु कमिट क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हार्शर पनिशमेंट भी है और यहाँ पे एक चाइल्ड फ्रेंडली सिस्टम भी क्रिएट करा गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि बिकॉज ये ऐसे क्राइम्स है जिनको हमें जल्दी रिजॉल्व करना चाहिए, तो इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए। ओके, कि अलग से पॉक्सो का कोर्ट अलग होगा जो यहाँ पे सारे इस टाइप के केसेस को हैंडल करेगा। तो यू कैन सी हियर कि जो पॉक्सो एक्ट है ये स्पेसिफिकली ड्राफ्ट किया गया है जिससे कि जो क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन करे जाते हैं उनको जल्दी से रिजॉल्व किया जा सके और जो आपकी विक्टिम है, चाइल्ड विक्टिम है, उसको जल्दी से जल्दी इंसाफ भी मिले और उसको वापस से सोसाइटी में इंटीग्रेट करा जा सके। ओके, तो बिकॉज उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए थे, तो यस वो जो कोर्ट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और फास्टर रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन ये जो आपका एडिटोरियल आया है उसके अंदर में व्हाट ही इज रिपोर्टेड इज कि फास्टर आपका डिस्पोजल तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो केसेस हैं वो फेयरली डिसाइड नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं व्हाट ही इज सेइंग इज कि आप फास्टर केस को रिजॉल्व करने के चक्कर में जो उसका एक्चुअल जस्टिस होना चाहिए वो जस्टिस नहीं हो पा रहा है। तो इन्होंने पूरा डेटाबेस को क्रॉस चेक करा है एंड हिज मेन आर्गुमेंट इज कि नंबर ऑफ केसेस डिस्पोजल तो बढ़ा है बट यहां पे कन्विक्शन रेट कम हो गई है। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उसमें वो एलिगेशन बिकॉज ऑफ लेट्स से फास्टर रेजोल्यूशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है और उस वजह से जो एक्यूज्ड है वो फ्री हो जाता है एंड कहीं ना कहीं जो जस्टिस होना चाहिए वो नहीं होता है। अब एक काउंटर आर्गुमेंट हो सकता है, क्या पता यहाँ पे बहुत सारे आपके फेक केसेस हो रहे हो, यहाँ पे रिवेंज के पर्पज से करे गए हो। तो उसके बावजूद भी अगर हम एक चीज यहाँ पे डेटा को देखें कि अभी यहाँ पे जो नंबर ऑफ केसेस आपके रिजॉल्व हो रहे हैं दैट इज डिक्लाइन टू 29%। तो अगर आप यहां देखोगे पिछले 4-5 साल में ही नंबर ऑफ केसेस का रेजोल्यूशन तो इंक्रीज हुआ है बट उसके अंदर में जो कन्विक्शन है, कन्विक्शन रेट कम है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर 100 केस फाइल हो रहे हैं सिर्फ 29 केसेस ही आपके रियल हो, यानी कि 71 केसेस ऐसा हो सकता है क्या कि अगर पॉक्सो के अंदर में किसी क्राइम में केस फाइल हो रहे हैं तो उसके अंदर में 71 केसेस झूठे और सिर्फ 29 ही केसेस सच्चे हों। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो रियल कल्प्रिट्स हैं, एक्यूज्ड हैं, वो कहीं ना कहीं फ्री हो रहे हैं, कन्विक्ट नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टी इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज ऑफ अ हरी टू कंप्लीट द ट्रायल ऑफ अ केस। तो यहां पे इन्होंने क्या बताया कि यस हमने स्पेशल कोर्ट तो क्रिएट करे, 773 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स क्रिएटेड है टोटल, जिसमें से 400 स्पेसिफिकली सिर्फ पॉक्सो के लिए। तो बहुत सारे स्पेशल कोर्ट्स हैं, जैसे एमपी एमएलए के केसेस जो होते हैं उनके लिए स्पेशल कोर्ट होता है, उसमें से कुछ सिर्फ और सिर्फ पॉक्सो के लिए डेजिग्नेटेड है। तो अलग से कोई इसके लिए कोई आपकी हायरिंग नहीं होती है। जो जजेस होते हैं आपके कोर्ट सिस्टम होता है उसी में कुछ जजेस को, कुछ कोर्ट्स को स्पेशल कोर्ट यहाँ पे डिसाइड किया जाता है और फिर वो इन पॉक्सो केसेस को हियर करते हैं। अब ये जो कोर्ट्स होते हैं इनको निर्भया फंड एक क्रिएट किया गया था जिसमें से 1952 करोड़ रुपीस जो हैं वो पॉक्सो कोर्ट के क्रिएशन के लिए क्रिएट करे गए थे, दिए गए थे, जिसके बाद में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दिया था कि आपको प्रायोरिटी पे पॉक्सो केसेस को यहाँ पे हैंडल करना है। तो सितंबर 2025 तक हमें क्या आइडिया मिलता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उन्होंने 3,50,000 केसेस को यहाँ पे आपका डिस्पोज कर दिया, 9.5 केसेस पर मंथ। यानी करीब करीब अगर हम देखें रेगुलर कोर्ट में अगर एक महीने में 4-3.5 केस, यहाँ पे 3.26 केस का रिजोल्यूशन होता है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स 9.51 केसेस का यहाँ पे रेजोल्यूशन किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यस फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर में जो नंबर ऑफ केसेस डिस्पोजल रेट है फास्टर तो है लेकिन फेयरर नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये रिकॉर्ड मिल जाएगा। कन्विक्शन रेट क्या है, 35% है 2019 में और अब क्या हो चुका है 29% है 2023 में। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी कि फास्टर इज फेयरर ऑल्सो। तो यहाँ पे बहुत जगह इनजस्टिस भी हो रहा है। ओके, और इन्होंने इस एडिटोरियल में, तो एडिटोरियल आप पढ़ोगे तो आपको क्या क्या पता पड़ेगा कि इन्होंने कुछ की इश्यूज बोले हैं। पहला क्या है, वीकर कन्विक्शन,
तो यहाँ पे क्या है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अंदर में अगर हम एवरेज कन्विक्शन देखें तो इट इज ओनली 19% इन सम एरियाज, मोस्ट केसेस के अंदर में इतना कन्विक्शन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ज्यादातर जल्दी करी जाती है, चार्जशीट इनकम्प्लीट है और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी डिले हो जाती है, पर्टिकुलरली इन ओवरक्राउडेड कोर्ट्स। सेकेंड इज सपोर्ट सिस्टम में गैप्स है, तो चिल्ड्रन को जो ट्रेन सपोर्ट स्टाफ होना चाहिए, बिकॉज उनकी हायरिंग नहीं हुई है, ऑल्दो फंड्स आर अवेलेबल, इस वजह से वो सपोर्ट सिस्टम का गैप है। थर्ड पे आते हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स भी अपॉइंट करने थे, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पैरालीगल वॉलंटियर्स को अपॉइंट करने की बात करी है, लेकिन अगर आप यहां पे रिकॉर्ड देखें, आंध्र प्रदेश में 919 ऐसे स्टेशन है जहां होने चाहिए, 42 में है, तमिलनाडु के अंदर में 0 है। तो आप ये देख सकते हो कि पैरालीगल वॉलंटियर्स जो पॉक्सो के सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एट ईच लेवल एविडेंस को प्रोटेक्ट करना, एफआईआर को रजिस्टर कराना, रिड्यूसिंग इंटिमिडेशन एट पुलिस स्टेशन, ये सब के लिए पैरालीगल वॉलंटियर्स होना जरूरी है, तो दे हैव बीन मिसिंग फ्रॉम दैट सिस्टम। नेक्स्ट इज इंटरिम कंपनसेशन डिलेस, कंपनसेशन भी मिलना होता है इसके अंदर में, तो बहुत बार ये होता है कि ज्यादातर कोर्ट जो होते हैं फाइनल डिस्पोजल तक उस इंटरिम कंपनसेशन को डिले कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जो फैमिली है उनको भी बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर अपनी जेब से करना पड़ता है, और दूसरा कि जो उसका वेलफेयर है, चाइल्ड वेलफेयर है, वो भी रिस्क पे आ जाता है। जुडिशियल मिसइंटरप्रिटेशन का आता है कि बहुत बार ये हुआ है कि आपके पॉक्सो केस के अंदर में जो एक्यूज है, अगर वो यहाँ पे एग्री कर जाता है उस चाइल्ड विक्टिम को मैरिज करने के लिए, तो कोर्ट यहाँ पे पॉक्सो के अगेंस्ट में जाके उस पर्सन को वहां पे एक्विट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि यस पॉसिबली शायद प्रैक्टिकली वो सॉल्यूशन अच्छा हो, बट लीगली ये एकदम इलीगल एक्ट है, हमारे लॉ के अंदर में इलीगल एक्ट है। सेक्शन 6 ये क्लियरली कहता है कि अगर कोई यहाँ पे परपेट्रेटर इन्वॉल्व है तो उसके साथ में कोई भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, लेकिन बहुत बार जुडिशियल मिसइंटरप्रिटेशन भी होता है। तो कहीं ना कहीं व्हाट ही इज पॉइंटिंग आउट इज कि यहाँ पे फास्ट ट्रैक डिस्पोजल तो हो रहा है, लेकिन फेयर जस्टिस नहीं हो रहा है, यहाँ पे इनजस्टिस ज्यादा हो रहा है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस फ्रॉम बोथ इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू न्यूज़पेपर। अगेन व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इज कि पहले इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज ले रहा हूं मैं, सो दैट जो इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ रहे हैं दे कैन सी दिस कि भाई इंडियन एक्सप्रेस हो चाहे हिंदू हो, दोनों में सेम न्यूज ही कवरेज हो रहा है। ओके, अब हम अगर आपने अच्छे से करा है तो 20 जी के क्वेश्चंस और देख लेते हैं। पहला है 12 जनवरी जो है वो कैसे ऑब्जर्व होता है इंडिया के अंदर में, सो इट इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल यूथ डे, तो फर्स्ट का आंसर ए हो जाएगा। सेकेंड पे आते हैं, नेशनल यूथ डे कमेमोरेट क्या करता है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, सो इट कमेमोरेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड है द थीम फॉर नेशनल यूथ डे, इस बार की थीम क्या है, इट इज इग्नाइट द सेल्फ इंपैक्ट द वर्ल्ड, तो थर्ड का आंसर डी हो जाएगा। फोर्थ पे आते हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पे सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है कन्याकुमारी में, फोर्थ का आंसर ए। फिफ्थ पे आ जाते हैं, द रीसेंट वेव ऑफ प्रोटेस्ट इन ईरान दैट बिगेन इन वाज मेनली ट्रिगर्ड बाय, तो उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन है इकोनॉमिक हार्डशिप, फिफ्थ का आंसर है सी। सिक्स्थ का क्या है, हु इज द करंट सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, तो करंट सुप्रीम लीडर कौन है, इट इज अयतुल्ला अली खमेनी। ओके, ये कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों नाम है, इट इज बी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ, इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ ईरान कब आई थी आपके, सो इट केम आफ्टर 1979 का रेवोल्यूशन, तो सेवेंथ का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ईरानियन रेवोल्यूशन लेड टू द ओवरथ्रो ऑफ हुम, सो ये किसके रेवोल्यूशन को ओवरथ्रो करा था इसने, लेड टू द ओवरथ्रो ऑफ मोहम्मद रिजा शाह पहलवी, रिजा शाह पहलवी इज द सन, करंट सन ऑफ दिस पर्सन। नाइन्थ पे आते हैं, ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो क्या बेस्ट डिस्क्राइब हो सकता है, तो इट इज अ थियोक्रेटिक रिपब्लिक, नाइन्थ का आंसर डी। टेंथ पे आते हैं, which agreement to curb Iran's nuclear program was exited by the US in 2018, so that is JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action. Which government order mandating a cyber safety app was withdrawn due to surveillance concerns, कौन सा ऐप इसमें यहाँ पे विड्रॉ करना पड़ा था, अभी न्यूज में था, इट इज संचार साथी, 11th का आंसर ए। 12th पे आ जाते हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट, डैश लार्जेस्ट, तो कौन से नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड, तो ये उसमें आता है सेकंड पे। लार्जेस्ट आपका इसके अंदर में चाइना है, सेकंड इसके अंदर में इंडिया है, और थर्ड इसके अंदर में यूएस है। लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखो कि कितने रुपए के सेल होते हैं, तो सबसे ज्यादा सेल होता है इसमें, सबसे बड़ा चाइना है, सेकेंड इसके अंदर में यूएस है, और थर्ड इसके अंदर में इंडिया है। ओके, तो दिस इज द डिवीजन। नेक्स्ट पे आते हैं,
जो 12 ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, उसमें किस नंबर पे काउंट किया जाता है ट्रेडिशनली? सो इट इज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग। तो 13 का आंसर सी हो जाएगा। द फर्स्ट रिकॉर्डेड डिस्ट्रक्शन ऑफ द सोमनाथ टेम्पल वॉज कैरिड आउट बाय महमूद ऑफ गजनी। 14 का आंसर ए है। Following the 1026 CE attack, the Somnath temple was rebuilt in stone by whom? So it was rebuilt by King Bhimdev first. Next पे आ जाते हैं। Next है the year 2026 marks thousands years of last reconstruction of Somnath, thousands years of Solanki rule, thousands years since the first recorded attack on Somnath, or 1000 years since the original construction. So it is 1000 years since the first recorded attack on Somnath conducted by Mahmud of Ghazni. तो 16 का आंसर सी हो जाएगा। 17 पे आते हैं। Which scheme is proposed as the umbrella program for merged agriculture scheme? तो अभी 3 स्कीम को मर्ज करके एक सिंगल स्कीम बनाई गई है, वो कौन सी है? वो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। 17 का आंसर बी। नेक्स्ट पे आते हैं। द सेंटर स्टेट फंडिंग रेशियो फॉर मोस्ट स्टेट्स अंडर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इज 60-40। तो 18 का आंसर ए हो जाएगा। Which section of the RTI Act exempts information involving commercial confidence? तो it is section 8, 19 का आंसर D। 20th पे आता है। Under the POCSO Act, a child is defined as a person below the age of C, 18 years। 20th का आंसर C है। Finally, एक बोनस क्वेश्चन और। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स फॉर पॉक्सो केसेस आर मेनली फाइनेंस थ्रू द। तो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जो पॉक्सो में है, उनको फाइनेंस कैसे किया जाता है? सो बाय द निर्भया फंड, जो इसी पर्पस के लिए क्रिएट करे गए थे। ओके तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके इंपॉर्टेंट 20+1 जीके क्वेश्चंस। और इसके अलावा आपका जो न्यूज़ है वो भी हमने डिटेल में कवर करा। इन केस आपका कोई कमेंट फीडबैक है, प्लीज उसको बताइए हमें, उसको हम आगे के न्यूज एनालिसिस में आपके क्वेश्चंस के अंदर में इंक्लूड करेंगे। अगर आप चाहते हो कि 20 क्वेश्चंस को अलग तरीके से किया जाए तो लेट अस नो दैट आल्सो, तो हम उसको भी उसी तरह से डील करेंगे। ओके सो इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।